क्लास 12th का इकोसिस्टम पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और साथ में मेरे ऐसे नोट्स, जिन नोट्स के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, बोर्ड हो, इट इज इनफ फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। एनसीईआरटी का सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, इकोसिस्टम जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है। इकोसिस्टम एक ऐसा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अमंग देमसेल्व्स और यहां तक कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी, तब जाके एक फंक्शनल यूनिट दैट इज इकोसिस्टम बनता है। इसका साइज वेरी कर सकता है एक स्मॉल पॉन्ड से लेके एक बड़े से फॉरेस्ट या सी तक। इकोसिस्टम ऐसा समझिए कि ये एक ऐसा है ना, खुद से ही वो खुद को पूरा कर सकता है। यानी मान लीजिए ये है हमारा एक पॉन्ड, पॉन्ड के साइड में कुछ भी है, लेकिन अगर ये सब भी डिस्ट्रक्ट हो गया और अगर पॉन्ड ही सिर्फ बचा है, फिर भी पॉन्ड जो है ना वो खुद अपनी लाइफ कंप्लीट कर सकता है। ये पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। अब जैसे कि यहां पर क्या बोले, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आगे पीछे दुनिया में कुछ भी हो, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम खुद को पूरा करता है, वो अपना काम कर सकता है खुद। अब उसके अंदर जानवर भी हैं, पेड़ पौधे सब हैं, तो वो उनकी अलग से दुनिया है। तो इकोसिस्टम ऐसा ही समझिए, ये एक उनकी अलग से दुनिया है। तो जिनकी ये अलग से दुनिया है उस हिसाब से हमने क्या किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हो गया जो जमीन पे रहते हैं, जब उन्होंने अलग अपनी दुनिया बनाई हुई है, और जो एक्वाटिक है उन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है, टेरेस्ट्रियल, तो इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक और इकोसिस्टम होता है दैट इज नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में क्या होगा, जैसे कि जो एक्वेरियम होता है, क्रॉप फील्ड्स होते हैं, ये सब क्या इंसान ने खुद से बनवाई है। एक्वेटिक में क्या हो गया, सीज हो गया, ओशन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया। लेकिन एक्वेरियम क्या हो गया, आपने अलग से पानी डाला, उसमें आपने आर्टिफिशियल पत्थर डाल रखे हैं, कुछ आपने प्लांट्स उगा रखे हैं, तो ये क्या है, आपने अपने हिसाब से एक इकोसिस्टम बनाया। तो ये एक्वेरियम खुद डिपेंडेंट है, ये अपना हिसाब से अपने काम कर सकता है, इसको आगे पीछे की जरूरत नहीं है, यानी ये खुद को पूरा करता है। तो ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम ही है, लेकिन नाम क्या हो गया, मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। अब यहां पर इस धरती पे बहुत सारी इकोसिस्टम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिवर इकोसिस्टम होता है, सी इकोसिस्टम होता है, ओशियन इकोसिस्टम होता है। इन सबको एक कंपोजिट, ये सारे लोकल इकोसिस्टम जितने भी इस धरती पे हैं उनको एक कंपोजिट की जाए तो एक एंटायर बायोस्फीयर जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, तो आपने क्लास 6th के जियोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारा लिथोस्फीयर, लिथो मतलब कि लैंड वाली जगह होती है। फिर एक होता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी जो पानी वाली जगह होती है। और एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा वाला जो है वो चीजें एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों को जब हम मिलाते हैं ना, तब क्या बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर का मतलब है कि सारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब मिले हुए हैं। तो एंटायर जो बायोस्फीयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल इकोसिस्टम बोलेंगे। यानी कि आप समझ रहे, जैसा नाम है वैसे वैसे करते जाइए। लैंड वाला था तो लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक था तो वाटर वाला इकोसिस्टम हो गया। ये जो एक्वेरियम था आपने खुद से बनाया था, क्रॉप फील्ड आपने खुद से बनवाई है, तो मैन मेड हो गया। अब इन सबको ऐसे बहुत सारी इकोसिस्टम है, साथ में कंपोजिट करिए जितने भी धरती पे हैं, एंटायर बायोस्फीयर में, तो क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल इकोसिस्टम कहलाएगा, जो कि इकोलॉजिस्ट लोगों ने ये सब बातें हमें बताई है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। यहां पर हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तो आपको पता होगा। तो इनपुट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। नाउ ट्रांसफर होती है एनर्जी की, जो बीच में प्रोसेसिंग का है ना, वो क्या है, ट्रांसफर होता है एनर्जी। मान लीजिए यहां एक कीड़ा था, कीड़े को एक बर्ड ने खा लिया। नाउ ये क्या हुआ, इसकी एनर्जी बर्ड में ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुई एनर्जी की, जो कि किससे होती है, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। नहीं भी पता है ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर फाइनली आउटपुट निकलता है। आउटपुट क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है और एनर्जी का लॉस होता है। इन सारे जो भी रिलेशनशिप्स है, साइकिल्स है, चेन्स है, वेब्स है, ये सब से क्या होता है, एनर्जी की फ्लो होती है। और यही होती है इंटर रिलेशनशिप, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। डोंट वरी, नहीं भी समझ आया तो आगे और डिटेल में पढ़ना है। अब यहां पर क्या गिवन है, कुछ एनसीईआरटी मेंशन करती है जिसको समझना जरूरी है। एक बार मेरे नोट्स से समझिए, ध्यान दीजिए। इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें क्या आती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। बायोटिक में जो जीते जागते चीजें आती है, जैसे एनिमल्स हो जाएंगे, ये बायोटिक में आ जाएंगे। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों इंटरैक्ट और इंटीग्रेट होते हैं, जिससे कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है इकोसिस्टम का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है हर टाइप के इकोसिस्टम के लिए। हर डिफरेंट इकोसिस्टम का ये डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर बनके कैरेक्टरिस्टिक देता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इन्वायरमेंट क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक, ये जो होते हैं ये आपस में इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि हमें फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है इन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। ये जो इंटरैक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक का, इससे क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, और यही कैरेक्टरिस्टिक होती है हर इकोसिस्टम की। अब यहाँ पर एक चीज आती है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, जैसे कि ट्री हो गया, लेयर ऑफ फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या है टॉप वर्टिकल स्ट्राटा पे हो गया, शब्द जो हो गया वो सेकंड पे हो गया, हर्ब्स जो हो गया वो बॉटम पे हो गया। यानी इस तरीके से समझिए, ये है बड़ा सा पेड़, तो पेड़ क्या हो गया टॉप वर्टिकल स्ट्राटा पे हो गया, फिर शब्द क्या हो गए जो छोटे वाले हो गए, और हर्ब्स और जो ग्रासेस आ गए वो क्या हो जाएंगे बॉटम वाले पे होंगे। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल पे जो डिफरेंट स्पीशीज है ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। यही यहां पर गिवन है। हो गया। अब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को देखने वाले हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है डिकम्पोजिशन, एक होता है एनर्जी फ्लो और एक होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। और ये सब फंक्शन अब एक यूनिट की तरह, यूनिटी के साथ ये सारे फंक्शन करते हैं और इन फंक्शन से ही यहाँ ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बनता है। यही है 1 2 3 4, जिसको अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी देती है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इज पॉन्ड के बारे में। पॉन्ड क्या है, मैंने आपको बताया इकोसिस्टम की एक अपनी दुनिया है, ये खुद को ही पूरा करता है, इसको आगे पीछे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉन्ड है तो ये खुद से खुद को मेंटेन कर सकता है। कैसे मेंटेन कर सकता है आप ध्यान दीजिए। पॉन्ड जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, यानी कि ये एक इकोसिस्टम है और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो एक इकोसिस्टम की होनी चाहिए। यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, ये जो है इंसान, ये मतलब कि पूरा पॉन्ड जो है ये खुद के लिए सब चीजें अपने घर में रख रखी है इसने, कि अगर आगे पीछे कुछ हो भी गया ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले इसने एक एबायोटिक कंपोनेंट रख रखा है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, एबायोटिक जो जिंदा नहीं है, इसमें क्या क्या आपको जिंदा नहीं दिख रहा है, पानी, वाटर आपको जिंदा दिख रहा है, वाटर जिंदा नहीं होता है, वाटर जिंदा नहीं है। उसके साथ उसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स्ड हैं वो क्या हो गए, ये हो गए एबायोटिक। उसके बाद जो नीचे सॉइल है, सॉइल क्या है, वो भी एबायोटिक है, यानी इसने अपने लिए एबायोटिक कंपोनेंट भी रख रखा है। फिर रेगुलेशन के लिए, जिससे कि रेट ऑफ फंक्शन ऑफ पूरे पॉन्ड के लिए इसने क्या रख रखा है, सोलर इनपुट, यानी जब तक आपको सन से इसको एनर्जी मिलती रहेगी इसको सोलर इनपुट मिलता रहेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर साइकिल हो गया, और डे लेंथ अदर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए भी ये रेगुलेशन रखता है। फिर ऑटोट्रॉफिक, इसके पास क्या क्या है, ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो चीजें ये बेसिकली क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं मेन में। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट लेके अपना चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सन पे। तो इसमें देखिए आपको ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या दिख रहा है, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग या सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स, या फिर एजेस पे भी। तो यहाँ क्या क्या है, पहले तो फाइटोप्लैंक्टन जो प्रेजेंट है, उसके बाद क्या बोल रहा है एल्गी, जो यहाँ, तो एल्गी यहाँ प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पर फ्लोटिंग, फ्लोट भी हो सकते हैं, या फिर जो अंदर की तरफ भी है, ये अंदर की तरफ जो सबमर्ज्ड है, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स भी है ना, वो भी यहाँ पर किसके काम आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक। ये खुद से खाना ही बनाने वाले, सन के रेज इस पे पड़ेगी। तो और साथ में जो एजेस पे भी प्लांट्स प्रेजेंट है ना, ये वाले जो प्लांट्स एजेस पे भी प्रेजेंट है, ये भी जो है वो ऑटोट्रॉफिक ही है। फिर आते हैं कंज्यूमर। अब जो खाना बना रहा है, तो खाना बनाने के बाद ये खुद कंज्यूम करके जो बचा हुआ खाना है उनको भी तो कोई कंज्यूम करेगा ना, उसके लिए आ गए हैं हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जू प्लैंक्टन होंगे, या फिर फ्री स्विमिंग या बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। इसमें क्या है, जो खाना बना, ये जो भी है ये जाके इनको खा लेंगे ना। ये प्लांट्स को खाने वाले भी जीव होते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन का यहाँ नाम लिया गया। जू प्लैंक्टन के छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी के अंदर खाना खाते हैं। फिर डिकम्पोजिशन, जो मर गया तो उसके लिए फंगस बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा, तो जो मर गया है उसके फंगस बैक्टीरिया वहां काम करेंगे। फ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द पॉन्ड आपको पाने को मिलेंगे। तो देखिए आपको, देखिए पॉन्ड को आगे पीछे किसकी जरूरत है भाई, इसको देखिए सब चीजें तो इसमें प्रेजेंट ही है, इसको सनलाइट मिलेगा ही, इसके पास ऑटोट्रॉफ्स हैं ही, इसको फिर खाने वाले भी है, और फिर मर गया तो बैक्टीरिया फंगस भी तो है, एबायोटिक कंपोनेंट भी है, बायोटिक कंपोनेंट भी है। तो पॉन्ड क्या है, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। यही यहाँ पर भी मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, अगर आपको मन है तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आपने क्या जाना कि यहाँ पर जो पॉन्ड है वो अपने सारे फंक्शंस जैसे एक इकोसिस्टम में होता है, वैसे ही इसने एक अपना पूरा फंक्शन इकोसिस्टम में जैसे करना है वैसे किया है। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल में, किससे, रेडिएंट एनर्जी से। फिर यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स खा लेते हैं, फिर जो मर जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन या मिनरलाइजेशन होता है, और फिर ये रियूज वापस से ऑटोट्रॉफ्स द्वारा कर लिए जाते हैं, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाता है। तो यही तो है हमारा इकोसिस्टम, तो यही तो हो गया। पॉन्ड भी एक अपना खुद का दुनिया, अपनी खुद की इकोसिस्टम बना के रहता है। तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है एनर्जी की टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि कभी आपने देखा है हिरन को शेर खाते हुए, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में होगी, खाएगा तो लायन डियर को ही खाने वाला है, डियर लायन को वापस से नहीं खाएगी। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल चीजें चलेंगी। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले अपने पहली चीज दैट इज प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है कि कितना रेट ऑफ बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन या सस्टेन करने के लिए। कांस्टेंट आपको सूरज की किरणें तो चाहिए, तभी तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स भी खाना बना पाएंगे अपना। तो ये क्या है, कांस्टेंट आपको सोलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। नाउ यहाँ पर आती है बात प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या
फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लांट्स के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किस तरीके से बायोमास की प्रोडक्शन हो रही है, कौन से रेट से प्रोडक्शन हो रही है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्लांट्स के द्वारा बनाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। नाउ प्रोडक्टिविटी जो होती है ना दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं, और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको एनपीपी बोलते हैं। नाउ आपकी एनसीईआरटी ये एक फॉर्मूला देती है, जो फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये बहुत आसान है। देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब अगर आप जान गए तो ये फॉर्मूला तो आप खुद से ही बना लेंगे। क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है ये, वो देखते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की होती है कि किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, क्या, फोटोसिंथेसिस के दौरान। यानी कि जो टोटल इसको बनाना है ना, जैसे इसको बनाना है कि एक प्लेट खाना बनाना है, तो इसने एक प्लेट खाना बनाया, तो ये क्या है, ग्रॉस चीजें बनाई। तो ठीक है, जिसने खाना बनाया उसको भी तो खाना चाहिए ना, तो वो खुद के लिए भी कुछ चीजें यूटिलाइज कर लेता है। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हो गया कि चलो रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंसिडरेबल अमाउंट जो होती है ना, दैट इज ग्रॉस वाले से प्लांट्स अपने लिए भी, खुद के लिए भी यूटिलाइज करता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो फाइनल निकल के आता है, यानी कि एक प्लेट बनवाने को बोला था, ये जो हमारा जो बनाने वाला था उसको भी भूख लगी थी, तो उसने भी थोड़ा बहुत खा लिया इसमें से। उसके बाद जितना खा लिया वो तो चलो अब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना बचा हुआ है वो होगा हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कि आपको टोटल कितना मिला है। तो नेट प्राइमरी क्या हो गया कि जो फाइनल पूरा ये यूज बोज कर करके जो फाइनल मिला ना नेट, वो हो गया नेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टोटल था माइनस में आपने जितना यूज कर लिया, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉसेस, आपने नहीं मतलब प्लांट्स ने जितना यूज कर लिया, यानी कि रेस्पिरेशन से जो लूज हुआ उसको हटा दीजिए। उसके बाद जो फाइनल मिला वो हो जाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही यहां मेंशन है कि रेट क्या है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर का, ये तो हो गया ग्रॉस। ग्रॉस चीजें इतना बनवानी थी, लेकिन कुछ तो यूटिलाइज प्लांट भी करेंगे कि बस आपके लिए फायदा करते जाए, अपने लिए कुछ ना देखे। तो ये क्या है, अपने प्लांट्स खुद के लिए भी रेस्पिरेशन में लॉस होती है चीजें, रेस्पिरेटरी लॉस जो हुआ ना उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो फाइनल आता है ना उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, अवेलेबल जो आपको मिला बायोमास, जिससे कि क्या होता है, कंजम्पशन किसके द्वारा हुआ जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स फिर इसका कंजम्पशन करते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, डीकंपोजर्स हो गए ना, ये करते हैं। अब ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है कि कितने रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रही है, वही सेम न्यू ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन इस बार कंज्यूमर के द्वारा। यानी प्राइमरी में क्या हो जाता है, प्लांट्स के द्वारा जितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पर सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि यहां पर कंज्यूमर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कौन सी प्लांट की स्पीशीज है उस पर डिपेंड करती है, फिर आपने उसको कौन से एरिया में रख रखा है वो भी डिपेंड करेगा, फिर ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो भी डिपेंड करेगी, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है वो प्लांट की, वो कितना सनलाइट लेके कितना खाना बना पा रहा है उस पर भी तो डिपेंड करने ही वाली है। फिर यहाँ पर इसीलिए ये डिफरेंट इकोसिस्टम के लिए वैरी करता है। यहाँ नेट अगर आप देखेंगे तो साल भर में एनुअल में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की, पूरी धरती की अगर देखी जाए तो कितनी आती है, 170 बिलियन टन्स आती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ड्राई वेट में यहाँ बात की जा रही है, वेट वाले नहीं, ड्राई वेट में। ऑफ दिस डिस्पाइट यहाँ पर 70% जो होता है हमारे धरती को किसने कवर कर रखा है, वाटर ने कवर कर रखा है, फिर भी यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ओशंस देती है वो सिर्फ 55 बिलियन टन्स की ही प्रोडक्टिविटी देती है, जबकि किसने कवर कितना कर रखा है, 70% हमारे अर्थ का एरिया कवर कर रखा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बस 55% देती है। और पूरे अगर आप साल भर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे दुनिया का देखें तो 170 बिलियन टन्स होता है। तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया। अब आते हैं डीकंपोजिशन, यानी कि प्रोडक्टिविटी इसने कर दिया, जितना खाना बना के देना है नहीं देना है वो सब कर दिया। अब डीकंपोजिशन का क्या मतलब हुआ, एक आता है अर्थवॉर्म भाई साहब। अर्थवॉर्म भाई साहब को कहा जाता है फार्मर के फ्रेंड, क्यों, क्योंकि इनका काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीजें कॉम्प्लेक्स है इनको क्या करेंगे ना, और ये जाके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल की लूजनिंग हो जाती है। तो सॉइल को लूज कर देंगे तो ऑब्वियसली फार्मर के ये दोस्ती हो जाते हैं। उसी तरीके से जो डीकंपोजर होते हैं ना, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ना उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में ये क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो डीकंपोजर क्या हो गए, जैसे कि अगर कोई डेड बॉडी जो है वो जमीन के अंदर गाड़ी जाती है, उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, वो बॉडी गल जाती है। वो गल क्यों जा रही है, बिकॉज वहां पर आते हैं डीकंपोजर्स, जो कि ये ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडी थी उसको क्या कर देते हैं,
इनऑर्गेनिक दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजर ही डीकंपोजिशन करते हैं। यहाँ पर जो डेड प्लांट्स के रिमेन्स हो गए, जैसे लीव्स, बार्क, सॉइल, फ्लावर हो गया, ये सब जो मरे हुए प्लांट के पार्ट हैं, यहाँ तक कि जो हमारे एनिमल्स के भी होते हैं ना, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। तो ये डेट्राइटस जो होता है वही ये डीकंपोजिशन जो होती है ना, इसी पे डीकंपोजर करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है और इनऑर्गेनिक क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स बनता है। तो ये सब क्या होते हैं, डेट्राइटस एक रॉ मटेरियल होते हैं डीकंपोजिशन के लिए। यानी जो डेट्राइटस है, मरे गले, जो गली हुई चीज है, मरी हुई चीज है, ये मरी हुई चीज क्या, डेट्राइटस है। यही है वो चीज जिसपे ये डीकंपोजर अब खाएंगे, यही है वो रॉ मटेरियल, यही ये बता रहा है। नाउ आते हैं डेट्राइटिवोर जो होते हैं, जैसे कि हो गया अर्थवॉर्म। ये क्या करते हैं ना, डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा पूरा एक जानवर की बॉडी है, उस जानवर की बॉडी को अब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ेगा, अर्थवॉर्म तोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, डेट्राइटस किसको बोलेगा, कोई भी मरी हुई बॉडी को आप डेट्राइटस बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहा है। यानी कि क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। तो जो डेट्राइवोर्स होते हैं, ये क्या, जैसे अर्थवॉर्म, ये फ्रैगमेंटेशन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े बड़े डेट्राइटस को तोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है, दैट इज लीचिंग की प्रोसेस। अब फ्रैगमेंटेशन हो गया, यहाँ अर्थवॉर्म ने उस बड़े से जानवर को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब उस छोटे छोटे टुकड़ों में से जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वो सॉइल के नीचे लीचिंग हो गए हैं, लीचिंग हो गए यानी प्रेसिपिटेट हो गए हैं, और अब वो क्या बन गए, अनअवेलेबल सॉल्ट बन गए। यानी ऐसा समझ लीजिए वो अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड हो गए तो इट इज अनअवेलेबल सॉल्ट हो गए। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आता है, नेक्स्ट कम्स कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया और जो फंगल एंजाइम्स होते हैं ना, वो अब डेट्राइटस को तोड़ते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड यानी सड़ाते हैं, किस फॉर्म में, यहाँ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देते हैं। यानी कि बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो जो टूटे हुए, ये जो फ्रैगमेंटेशन जो टूटे हुए आपको डेट्राइटस के बॉडी पार्ट थे, उनको अब फाइनली वो डिग्रेड करेंगे, यानी गला देंगे, सड़ा देंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। और ये सारे जो ऊपर आपने ये तीनों प्रोसेस देखे ना, ये सारे साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चलते जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले फ्रैगमेंटेशन होगा फिर ये लीचिंग वाला इंतजार करता रहेगा, जैसे फ्रैगमेंटेशन खत्म होगा फिर लीचिंग शुरू होगी, ऐसे नहीं होती है, सब साथ ही ये सब चीजें चलती जाती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस। तो ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमिडी यानी कि यहाँ पर एक ह्यूमस नाम की चीज आती है। तो ह्यूमस जो होता है ना, वो एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। ये धीरे धीरे जमते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, जो कि यहाँ पर हाईली रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से। यानी अगर माइक्रोब्स ह्यूमस पे एक्ट करेंगे तो ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये जो है ना, वो अंडरगो करता है डिकम्पोजिशन बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो रेट पे। यानी जब एक बार ह्यूमस बन गया ना, उसके बाद डिकम्पोजिशन बहुत धीरे धीरे होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ये माइक्रोबियल एक्शन से रेसिस्टेंट होता है, तो अब धीरे धीरे डिकम्पोजिशन शुरू होती है। और ये क्या होते हैं ना, कोलाइडल इन नेचर होते हैं। तो इसके लिए ये रिजर्वॉयर का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स रिजर्वॉयर मतलब न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो कौन रिजर्व करके रखता है, एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज ह्यूमस, जो कि माइक्रोबियल एक्शन से इसको फर्क नहीं पड़ता। ये जो होता है, ये धीरे धीरे बहुत स्लो रेट में डिकम्पोज होता है, जो कि कोलाइडल इन नेचर होता है। इसीलिए ये क्या, न्यूट्रिएंट को बचा के रिजर्व करके रखता है। इसी प्रोसेस को ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि अब ये जो ह्यूमस है, इसको और डिग्रेड, इसको और सड़ाना है, और डिग्रेड करने के बाद कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज होते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब चीजें रिलीज होने के कारण क्या बोला जाता है, इसको मिनरलाइजेशन कहा जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। फ्रैगमेंटेशन क्या हो गया, मान लीजिए ये एक बड़ी सी बॉडी थी, इस बड़ी सी बॉडी को टुकड़ों में किसने बांटा, अर्थवॉर्म ने टुकड़ों में कर दिया। लीचिंग क्या हो गया, इनमें से कुछ जो सॉल्ट्स हो गए उनको क्या करेंगे हम लोग, जमीन के अंदर हॉराइजन में, सॉइल हॉराइजन में चले जाते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, अब इसको सड़ाना शुरू करेंगे बैक्टीरियल और फंगी। ह्यूमिडिफिकेशन क्या हो गया, ह्यूमस एक ब्लैक कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है, जो अब डिग्रेड स्लोली करता है, और साथ में ये किसके काम आता है, ये आता है रिजर्वॉयर की तरह काम आता है। मिनरलाइजेशन क्या हो गया, अब जो फाइनल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन बोलेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। नाउ ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से डिकम्पोजिशन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्री में से एक पत्ता गिरा, पत्ता जो है वो ग्राउंड पे गिरा, यानी कि ये सड़ के, ऑब्वियसली जब इसकी लाइफ खत्म हो गई तभी तो ये गिरा होगा, तो ये गिर गया, तो इसको कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड वेब की तरह आगे बढ़ गया होगा। यानी कि इसको अब इंसेक्ट को बर्ड ने खाया, बर्ड को किसी और चीज ने खाया, तो ये आगे बढ़ गया। नाउ ये जो कुछ खा के बचा, ये क्या होता है, लीचिंग होती है। इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो लीच करके सॉइल में चली जाती है केमिकल एक्शन के कारण। तो क्या हो रहा है, कुछ सॉइल जो है वो लीचिंग चलेगी, लीचिंग में क्या होता है, कुछ सॉइल के अंदर चले जाते हैं केमिकल एक्शन के दौरान, तो ये क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाता है। और दूसरा क्या हो गया, चलो लीचिंग हो गई, लीचिंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, जिनको पार्शियली कंज्यूम करने के लिए फंगस बैक्टीरिया आ गया, उसके बाद इनका फर्दर डिकम्पोजिशन होता है अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगस वगैरह से, और फिर ये फाइनल तो आपको ऑर्गेनिक रिच सॉइल ही मिलेगा, और ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल फिर इसको फायदा करने वाला है। तो ये हो गया आपका किस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ
आपने जो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस देखा ना, ये प्रोसेस में इतना सब जो हमने पढ़ा, इन प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होता है ना, ये आपका डिमांड ज्यादा रहता है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायरिंग ये प्रोसेस होता है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किससे कंट्रोल होता है कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, डेट्राइटस, साथ में क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। तो डिकम्पोजिशन किस रेट से होगा, ये किस किस पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले वो चीज बनी किससे, जो डेड बॉडी आपने लगाई है वो किससे बनी है, तो वो सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन, और फिर उसके साथ आता है क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है ना। यहाँ पर क्या है ना कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो डेट्राइटस यानी जो मरे चीज होते हैं ना, जिनमें लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट होता है ना, वो स्लोली डिग्रेड करते हैं, जबकि जिनमें नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर वगैरह होता है ना, वो फास्ट डिग्रेड करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है उस मरी हुई चीज में, केमिकल कॉम्पोजिशन ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस तरीके से डिकम्पोजिशन कितनी देर में होने वाली है। जैसे यहाँ लिग्निन और काइटिन में स्लोली होती है, नाइट्रोजनस और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर में फास्ट डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ टेम्परेचर और जो सॉइल का मॉइस्चर होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, जो कि रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन किसके थ्रू, इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको ये बेसिकली इफेक्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर बन गया ना कि कितना आप टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना मॉइस्चर दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, सॉइल माइक्रोब्स जितना फिर प्रेजेंट रहेगा उतनी जल्दी आपका डिकम्पोजिशन होने वाला है। यहाँ जो वार्म गर्म चीजें या मॉइस्ट चीजें होती है ना, वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट में ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है। तो ये याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन कहाँ ज्यादा होता है, वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट में। जबकि अगर आप देखेंगे कि कम टेम्परेचर एंड एनारोबाइसिस जो होता है ना, इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन। तो यही बता रहा है वार्म मॉइस्ट में डिकम्पोजिशन ज्यादा होने वाली है, जहां कम टेम्परेचर होता है वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं होती, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट इन द बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। डिकम्पोजिशन को नहीं करने देता है, जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल ही बिल्डअप होते जाता है, जबकि एंड ऑफ द डे क्या बनाना था, हमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाना था। तो ये हो जाता है आपका टेम्परेचर किस तरीके से हो रहा है, डिपेंडेंट कैसे है टेम्परेचर में और केमिकल कॉम्पोजिशन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ा के अभी हम बात करने वाले हैं। तो डीप सी हाइड्रो जो थर्मल इकोसिस्टम होता है उसको मत कंसीडर करिएगा। यहाँ पर जो सूरज होता है ना, वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सारे इकोसिस्टम, धरती पे जितने भी इकोसिस्टम है, वहां सूरज ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ डीप सी वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि सी का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, कभी कभी यहाँ पर जो होता है ना, वहां तक सूरज की किरणें पहुंच भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सन, ये नीचे वाले छोड़ के, सी के नीचे वाले छोड़ के, यहाँ पर बस सबके लिए इस जो सन है वही है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक चीज आती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज PAR। इसमें क्या होता है कि जो सन होता है, सन का किरणें आ रही है, लेकिन सारी किरणों को आप यूज नहीं कर सकते। आप क्या प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, तो सारी किरणों को प्लांट्स क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज यहाँ पर आती है चीज PAR की। PAR में क्या होता है, 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, यानी जो रेज है ना, रेज में से भी है ना कि ये वाली फोटोसिंथेसिस करवा सकती, ये वाली फोटोसिंथेसिस करवा सकती, ये वाली नहीं करवा सकती, ऐसे है। तो इसमें 50% से भी कम जो सूरज की किरणें आती है, उनमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ये जो सन की ये एनर्जी है ना, रेडिएंट एनर्जी है, उन्हीं से फूड बनाते हैं, अपना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनवाते हैं ये। फिर जो ये सूरज की किरणें पड़ती है, उनसे खाना बनवाते हैं। तो प्लांट्स, इसमें से देखिए PAR कितना आ रहा है, 50% से भी कम आ रहा है, लेकिन प्लांट्स उसको में से कितना यूज कर रहे हैं, सिर्फ 2 से 10% ही पार का ये यूज कर पाते हैं। और यही छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे लिविंग वर्ल्ड में यही 2 से 10% घूमता रहता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितनी कम चीजों का हम यूटिलाइज कर पाते हैं, हम क्या प्लांट्स यूटिलाइज कर पाते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, यहाँ पर फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, हम तो चिकन मटन खाते हैं, हम कहाँ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अरे भाई, चिकन मटन जो होता है वो भी तो प्लांट्स खाता है। जो गोट होता है, गोट क्या खाता है, प्लांट्स खाता है ना। ये प्लांट जो है वो सन पे डिपेंडेंट है, तो ये प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ये गोट क्या हो गया, इसको इसने खाया, तो आपने जो खाया एट द एंड ऑफ द डे क्या बनता है कि आपने प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है। अगर घास नहीं रहता तो आपकी गोट कहां से रहती, गोट कहां से रहती, तो फिर चिकन मटन कहां से खाओगे भाई। तो क्या है, प्रोड्यूसर पे ही आप एंड ऑफ द डे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली देखा जाए या इनडायरेक्टली, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो मैंने आपको बताया था ना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है सन टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर। कभी आपने देखा है कि प्लांट्स जो है वो कंज्यूमर्स को खा गए, यानी कि एनिमल्स को प्लांट्स ने खा गया और जो प्लांट्स है उसको सन ले रहा है? नहीं भाई, ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलता है, यानी कि सन से प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, जो घास फूस है वो कंज्यूमर ने खा लिया, फिर जो है कंज्यूमर में भी आता है प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, वो वगैरह, तो फिर नेक्स्ट वाला ने खाया ना। कि ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैंने नहीं देखा है कभी ऐसा कि गोट आके आदमी खा गई, नहीं। तो ये क्या है, एनर्जी का एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। नाउ फर्दर इकोसिस्टम जो है ना, वो सेकंड
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा एक्सेम्प्ट नहीं है। यहाँ पर इनको एक कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है, जिससे कि अपने ये सिंथेसाइज, यहाँ पर इकोसिस्टम को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि ये अपने मॉलिक्यूल्स को बनवा पाए। अब यहाँ आती है बात प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कब से कह रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने होते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको। तो यहाँ मेजर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, यानी कि जमीन पे मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, जो भी हर्बिशियस या जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना वो होते हैं। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखा जाए तो कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, एल्गाई होते हैं, और जो हायर प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। तो याद रखिए, टेरेस्ट्रियल के लिए जो भी वुडी प्लांट हो गए, हर्बिशियस प्लांट हो गए वो हो गए, और एक्वेटिक के लिए फाइटोप्लैंक्टन और जो हायर प्लांट एल्गी वगैरह होता है ये होता है। अब फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही, फिर भी मैं बता दूंगी, डोंट वरी। तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं। जैसे लॉयन जो है वो किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है। तो ये क्या है, ये एनिमल्स या तो प्लांट्स भी खा सकते हैं। जैसे डियर जो है वो किसको खा रहा है, वो खा रहा है हमारे प्लांट को, और खाने के बाद वो किसी और के लिए फूड की तरह सर्व कर रहा है। यानी कि जो हमारा घास था, घास को किसने खाया, डियर ने खाया। डियर ने खाने के बाद किसके लिए खाना बन गया, ये लॉयन का खाना बन गया। यानी कि खुद भी खाते हैं और दूसरों के लिए खाना भी बन जाते हैं। चेन और वेब जो होता है वो क्यों बनता है, बिकॉज यहाँ बात आती है इंटरडिपेंडेंसी की। इंटरडिपेंडेंसी मतलब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, लायन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, डियर पे डिपेंडेंट है। डियर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो ग्रास पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पे चीजें डिपेंडेंट है, और यही तो बना रही है ना, एक चेन बना रही है ना इस तरीके से। और वेब क्या हो गया, अब देखिए लॉयन जो है, लॉयन जो खाएगा वो डियर को खाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि लॉयन ही डियर को क्या खाए। क्या पता यहाँ पर टाइगर भी आ जाए, टाइगर डियर को खा सकता है। अब ये जो लॉयन है ये सिर्फ डियर को ही थोड़ी खाएगा, ये खा सकता है जेब्रा को भी खा सकता है ना, खा सकता है। ये जो डियर है ना, ये डियर जरूरी थोड़ी है कि ये सिर्फ घास ही खाए, ये ग्रास की जगह ये कुछ और भी हर्ब्स हो सकते हैं, ये भी खा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वेब बनते जा रहा है। यहाँ पर जो डियर है इसको और कौन खा सकता है, लियोपार्ड खा सकता है, और लॉयन जब मरेगा तो यहाँ वल्चर खा जाएगा, वल्चर तो इसको भी खा सकता है, और यहाँ लियोपार्ड को भी खा सकता है। तो ये क्या है, एक आपको वेब देखने को मिल रहा है। तो यही एक दूसरे पे जो सब डिपेंडेंट है ना, उन्हीं के कारण वेब बन जाता है। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी एनर्जी ट्रैप नहीं होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा के लिए। यानी कि अगर आपने खा लिया मस्त, भाई क्या मैंने आज 56 भोग खाए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो एनर्जी आपके अंदर हमेशा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पर एनर्जी जो होती है ना एक दूसरे में पास होती जाती है, या तो कंज्यूमर को या फिर जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। यानी कि जैसे कि डियर के लिए हो गया, डियर ने मस्त आज क्या मम्मा मैंने खाना खा के आए, क्या मस्त मीठी मीठी घास थी वहां, लेकिन ये हमेशा इसके पास वो घास वाली एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी का फ्लो किसके पास हो जाएगा, लॉयन के पास एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे मैंने तो आज बहुत अच्छा खाना खाया, मम्मी ने मस्त शाही पनीर बनवाया था, लेकिन अगर आप बोलेंगे मेरा तो एनर्जी का फ्लो हुआ ही नहीं, मेरे को तो किसी ने खाया ही नहीं, अरे भाई एक दिन तो मरना है ना। तो वही बता रहे हैं कि एक दिन मरने के बाद वो आपका जो आपने खाया है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया फंगस है उनको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि कोई भी एनर्जी आपके अंदर जम के नहीं रहती, आपके अंदर ट्रैप्ड नहीं रहती। इसीलिए या तो ये पास होगी या फिर जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो वो चली जाएगी डिकम्पोजर के पास। तो जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कोई भी इंसान मरता है, उसके बाद एक और फूड चेन, फूड वेब शुरू हो जाती है। और वो फूड चेन कौन सी वाली होती है, ये डेट्राइटस फूड चेन, यानी मौत के बाद जो चीज शुरू होती है वो क्या होती है, डेट्राइटस। यानी जब आप मर गए, आपकी जो लाश है वो लाश की जो फूड चेन चलेगी, अब वो किस कौन खाएगा, कौन सा माइक्रोब खाएगा, उसके बाद काली अर्थवॉर्म करने वाला है, ये सब चीजें क्या है, एक अलग से फूड चेन शुरू हो जाती है। तो ये हो गई यहाँ पर। अब हमने क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर नाम ही कह रहा है कंज्यूम करेगा, इसको क्या जरूरत है प्रोड्यूस करने की। प्रोड्यूसर्स वाले मेहनत करके सन से लेके 2 से 10% लेके यहाँ पर कर रहे थे। कंज्यूमर वही प्लांट्स को खा लेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनको और क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर को और क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटो यानी खुद से अपना काम कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या बोलते हैं, हट रे मेरे को खाना दे। इसे कंज्यूमर भी होते हैं 3 तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। क्या मतलब होता है, देखिए एक कंज्यूमर होता है कि जो आप ये घास फूस है, इस घास फूस को किसने खाया, गोट ने खाया ना। गोट के खाने के बाद आपने इस गोट को खा लिया, मैन एट दिस गोट। नाउ ये गोट जो है जिसने डायरेक्टली यहाँ पर प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट था, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी जिसने कंज्यूम किया। और आप जो है जिन्होंने गोट को खाया, वो गोट क्या हो गई, अब आप जो है ना, आप बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। यानी कि प्लांट आपने डायरेक्ट नहीं खाया, आपने इनडायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम किया है। आपने तो गोट खाया है और गोट थी जिसने ये प्लांट खाया है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। तो क्या है, जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो लोग उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। और फिर नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर कौन हो गए, जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा लेंगे वो हो जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये हो गई बात किस तरीके से। ना ऑब्वियसली जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो हर्बीवोर होंगे। हर्बीवोर ही तो घास खाएगा ना भाई, जो काऊ होती है या फिर जो गोट होती है यही तो घास खाती है, तो ये क्या है, हर्बीवोर होते हैं। तो हमेशा याद रखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट पे खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। यहाँ पर कॉमन हर्बीवोर्स कैसे हो गए, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यानी जो जमीन पे रहते हैं। अगर हम लोग एक्वेटिक में देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, मॉल्यूस्कस होते हैं, ये
प्राइमरी जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होते हैं ना उनको खाते हैं। ये तो एक्वेटिक में अलग है, टेरेस्ट्रियल में अलग है। नाउ यहाँ पर जो हर्बीवोर को खा ले उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं। तो हर्बीवोर हर्ब्स जो खाते, प्लांट्स खाते, प्लांट्स को खाने वाले को कार्निवोर। तो कार्निवोर में भी होते हैं एक प्राइमरी और फिर आता है सेकेंडरी। प्राइमरी वाले क्या हो गए? जो कि इन हर्बीवोर को खा रहे हैं वो क्या हो गए? प्राइमरी कार्निवोर हो गए। अब इन प्राइमरी कार्निवोर को भी अगर कोई खा लेगा तो वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी कार्निवोर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन GFC दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया? घास है। घास क्या है? प्रोड्यूसर है ना। ये क्या है? गोट है। गोट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो हर्बीवोर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जिन्होंने घास को खाया। ना ये मैन है, मैन ने इस गोट को खा लिया तो मैन क्या बन गया? सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया। ना ये जो होता है ना, जो हर्बीवोर को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्निवोर बोला जाता है। तो यहाँ पर कार्निवोर कौन हो गए? ये सेकेंडरी कंज्यूमर को ही हम लोग कार्निवोर भी कह सकते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर को ही हम लोग प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं। अब इस मैन को भी अगर किसी राक्षस ने आके खा लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्निवोर, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को, यानी कि जो प्राइमरी कार्निवोर है उसको अगर किसी ने खा लिया तो वो बन जाता है सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये हो गया ग्रेजिंग फूड चेन GFC। नाउ एक तो आपने ग्रेजिंग फूड चेन देखा, ग्रेज करने के कारण हुआ। एक होता है डेट्राइटस फूड चेन, जो मैंने बताया ना, जैसे ही कोई मरता है एक नया फूड चेन का जन्म होता है, वो होता है डेट्राइटस फूड चेन। ये किससे बना होता है? डिकम्पोजर्स होते हैं इसमें, विच आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, यानी खुद से तो ये खाना बना नहीं रहे सन से, ये तो जो मरा हुआ है उसी को ना खा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया होता है। यहाँ अपने एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मरे हुए, सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस यानी जो मरी हुई टुकड़े हैं उनसे खाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? या सैप्रोफाइट भी बोला जाता है। तो सैप्रो का मतलब क्या है? डीकम्पोज। तो सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो यहाँ पर एनर्जी न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? मरे सड़े गले से लेते हैं। ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। जैसे इनको कोई मरा हुआ जानवर दिखा तो ये क्या करेंगे? जाके यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और जैसे ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे तो ये तोड़ देता है, वो डेड बॉडी को टुकड़ों में तोड़ देता है और वेस्ट मटेरियल में, कैसे सिंपल हो गया, इन ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर तोड़ देता है और फिर वो लोग इसमें से अब्सॉर्ब जो चीजें इनको चाहिए होती है वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो मैंने आपको डेट्राइटस फूड चेन बताया, एक ग्रेजिंग फूड चेन बताया। तो एक तो आपको मैंने शुरू में बताया था एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। तो बताइए किसमें क्या चीज ज्यादा होगी? टेरेस्ट्रियल में क्या DFC ज्यादा होगी या फिर GFC ज्यादा होगी या फिर एक्वेटिक में होगी? ये आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में GFC ज्यादा होती है, ग्रेजिंग वाली ज्यादा होती है। तो ये मत सोचिए कि लैंड पे ही ग्रेजिंग होती है, नहीं, इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम में GFC ज्यादा होती है, ये ज्यादा एनर्जी का फ्लो कराती है। और यहाँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या ज्यादा होता है? डेट्राइटस वाला ज्यादा होता है GFC से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे अरे लैंड पे तो ग्रेजिंग चलती है तो लैंड पे GFC ज्यादा होगा। नहीं, एक्वाटिक इकोसिस्टम पे GFC ज्यादा होती है और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल पे क्या होती है? DFC डेट्राइटस वाली ज्यादा होती है ना। डेट्राइटस जो होता है ना, ये मे बी कनेक्टेड हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल्स पे। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे DFC के कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस बैक्टीरिया की बात करें ना, ये GFC एनिमल्स के काम आते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा मशरूम्स वगैरह होते हैं, तो मशरूम क्या GFC एनिमल्स के काम आ रहे हैं या आदमी खा सकता है? तो इस तरीके से बस याद कर लीजिए। और नेचर इकोसिस्टम में देखा जाए तो कॉकरोचेस हो गए, क्रोज हो गए, ये सब क्या आते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स यानी कि जो मीट भी खा सकते हैं और वेज फूड होता है वो भी खा सकते हैं। तो ओमनीवोर क्या होंगे? क्रोज और कॉकरोचेस हो गए। क्रोज को अगर आप देखेंगे रोटी देंगे, रोटी भी खा लेंगे, और अगर आपको मीट इनको देंगे तो वो मीट भी खा लेते हैं। तो ये क्या ओमनीवोर वाले चीज में आते हैं। और ये नेचुरल इंटरकनेक्शन जो फूड चेन का होता है, इसी से फूड वेब बनता है। अभी तक तो हम लोग बस एक चेन पर रहे थे, यही जब चेन बहुत सारा बनेगा, गोट को सिर्फ मैन थोड़ी खाएगा, यहाँ पर एक ऐसे लगा दीजिए लॉयन खा लिया इस गोट को, तो इस तरीके से बड़ा बड़ा करके एक वेब बन जाता है, पूरा ऐसे जाल, मकड़ी का जाल देखा ना उसकी तरह बन जाता है ना। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो ऑक्यूपाई करते हैं एक प्लेस, एक नेचुरल सराउंडिंग में या फिर कम्युनिटी में अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप, यानी कि वो क्या खाते हैं इस बेसिस पे उनको अलग 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 ट्रॉफिक लेवल्स में बेसिकली बांटा गया। ट्रॉफिक लेवल क्या है? यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट है फूड का, ऑर्गेनिज्म का, ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे है। तो यही जो अलग अलग प्लेस पे है ना, तो यही डिफरेंट क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकंड वाले ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। यानी ऐसा समझिए सीढ़ी है ये। तो जो सबसे पहली सीढ़ी होगी वो किसकी होगी? वो प्रोड्यूसर की होगी। फिर नेक्स्ट वाली किसकी होगी? हर्बीवोर्स की होगी। नेक्स्ट वाली किसकी होगी? कार्निवोर्स की होगी। तो यही गिवन है कि प्रोड्यूसर की फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स की सेकंड ट्रॉफिक लेवल और कार्निवोर्स की थर्ड ट्रॉफिक लेवल होती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी एक टेबल देती है, आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब आपको पता है ये प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी क्या कह रहा है। नाउ एग्जांपल इसमें क्या क्या है ये यहाँ पर गिवन है। नाउ एक बात यहाँ याद रखिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ना हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होते जाती है। यानी कि आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 इसके ऊपर भी और 3 4 सीढ़ियां बना दे, नहीं, यहाँ पर हर लेवल पे ना एनर्जी कम होती जाती है। कितनी कम होगी वो मैं बताऊंगी। देखिए यहाँ पर जितनी एनर्जी थी ना, तो इतनी एनर्जी इसको नहीं मिलती है, इससे कम ही मिलती है। फिर इसको जितनी कम एनर्जी मिली ना उससे भी कम इसको नेक्स्ट वाले को मिलेगी, और जो सबसे टॉप पे होंगे उनको सबसे कम एनर्जी मिलती है। यानी कि शुरुआत जिससे होती है कम, ऊपर जाके पूरा कम हो जाता है। यहाँ पर एक और बात गिवन है कि जो ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं वो अपने नीचे वाले पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी देख लीजिए टर्शरी वाला किस पे डिपेंडेंट है? सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है। ये वाला किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है प्राइमरी पे। और ये वाला किस पे डिपेंडेंट है? हमारे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज वगैरह पे, यानी प्रोड्यूसर्स पे। यानी कि ऊपर से नीचे एक दूसरे पे
डिपेंडेंट है, और नीचे से ऊपर क्या एनर्जी की कमी होते जाती है, कम होते जाता है ना। यहाँ हर ट्रॉफिक लेवल पे ना कुछ सर्टेन मास होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, या ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, उस पे सब पे एक स्टैंडिंग क्रॉप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक सर्टेन मास होती है। हर लिविंग की एक सर्टेन मास होती है, वही होती है। यहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसी को मेजर करते हैं बायोमास से। तो बायोमास क्या है कि कितना मास है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको कहते हैं बायोमास, या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना है ना, उसको कहते हैं बायोमास। यहाँ पर बायोमास को हम लोग फ्रेश या फिर ड्राई वेट के रूप में बताते हैं। फ्रेश या ड्राई वेट यानी अगर वेट वेट रहेगा, गीला रहेगा, तो वो आपको क्या है, वो तो पानी का वेट एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हमेशा ड्राई वेट में लिया जाता है ना। यहाँ पर मैंने जो बताया ना कि हर ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होते जाती है। कितना, तो यहाँ 10% लॉ होता है, जहां पर सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है ना हर ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। यानी कि अगर यहाँ से शुरू हुआ मान लीजिए 10,000 से, तो यहाँ पर जाते जाते कितना हो जाएगा, सिर्फ 10% इसका बच के जाएगा, फिर इसका 10% इधर जाएगा, फिर इसका 10% इधर जाएगा, यानी कि ऊपर जाते जाते ऑब्वियसली कम ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इतने सारे लेवल्स हम नहीं रख सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स बना देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कितने बनाए, एटमोस्ट 4 बनाए हैं, क्या पता हम लोग और ऊपर 3, 4, 5, 6 और बना देते ट्रॉफिक लेवल। नहीं भाई, ऊपर जाते जाते एनर्जी बचेगी ही नहीं, हर स्टेप पे तो 10% तुम लूज कर दे रहे हो, फिर और बनाओगे तो फिर ये तो खराब ही हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर इतने सारे हम लेवल्स नहीं बनवा सकते, सिर्फ प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर तक ही सही रहता है। उसके बाद सब चीजें तहस नहस हो जाएगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगा ही नहीं, हर एप पे तो कम होते जा रहा है, एंड आते आते सेकेंडरी कार्निवोर को तो इतना कम मिल रहा है, और ऊपर बनाओगे तो और कितना कम मिलने वाला है। तो ये क्या है, एनर्जी फ्लो किससे हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से। ये यहाँ आपको डायग्राम में बताया जा रहा है। सबसे पहले सन की जो हीट है, चलो इसमें से जो कितना परसेंट सन जो होता है, 50% जो होता है उन्हीं वही होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, जिनमें से प्लांट्स कितना 2 से 10% ही यूज करते हैं। वो 2 से 10% क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं प्लांट्स। नाउ इनमें से भी कुछ क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी लूजेस होते हैं, यानी कि हीट के रूप में निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं, इनको जो खाए, मान लीजिए ये इंसेक्ट खाया तो ये खाया, और साथ में हीट के रूप में थोड़ा सा तो लिबरेट होगा ही। नाउ ये जो खाया इसने, इसको क्या बोल देंगे, हर्बीवोर बोल देंगे, जिसको सेकंड ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलेंगे। नाउ दिसको, इसको किसने खाया, बर्ड ने खाया। नाउ बर्ड जो खाएगी वो क्या हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, जिसको कार्निवोर बोलेंगे। नाउ इसके बाद भी तो कुछ हीट लूज तो होगा ही, हर लेवल पे लॉस होती है। और कितना पास ऑन हो रहा है, सिर्फ 10% पास ऑन हो रहा है। इसमें कितना पास ऑन होगा, अब 10% ही पास ऑन होगा। तो ये क्या है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल किसके आगे, टर्शरी कंज्यूमर दैट इज टॉप कार्निवोर्स इनको कहा जाएगा। तो अब जब वल्चर मरेगा तो वल्चर को कौन खाएगा, यही कीड़े खाएंगे, कीड़े खाएंगे तो यहाँ पर हीट तो निकलेगी ही, एनर्जी का लॉस होता है, सिर्फ 10% ही पास ऑन होती है। 10% रूल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड, नाम सुना है आपने, पिरामिड, पिरामिड का शेप देखा है आपने, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ क्या होता है, अगर आपने शेप ऑफ पिरामिड देखा होगा तो उसके जमीन पे बेस मोटा होता है, और ऊपर ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये क्या बोला, बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, और एपेक्स जाते जाते ये क्या पतला बन जाता है। ऐसा ही हमको सिमिलर शेप मिलता है जब हम लोग फूड या एनर्जी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में देखते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो होती है ना, जैसे कि किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, नंबर्स, बायोमास, एनर्जी वगैरह के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ये क्या हो गया, हमारे गीजा का पिरामिड हो गया। अब हम बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है, फूड और एनर्जी का रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे क्या क्या होता है, किसके टर्म्स में, बायोमास हो गया, नंबर हो गया, एनर्जी हो गया। अब आपको पता है बायोमास क्या होता है। नाउ यहाँ पर सबसे नीचे बेस पे जो पिरामिड का होता है ना, वो पहले प्रोड्यूसर्स को बताता है, यानी जो पिरामिड का बेस होगा वो किसको बताएगा, प्रोड्यूसर्स को बताएगा, और या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बताता है। जबकि जो टॉप होता है, सबसे टॉप वाला किसको बताएगा, ये टर्शरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर्स को बताने वाला है। तो यहाँ पर 3 पिरामिड्स हम जानने वाले हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले नीचे क्या होना चाहिए, हमेशा नीचे प्रोड्यूसर होना चाहिए। प्रोड्यूसर के नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर। नाउ ये क्या पिरामिड ऑफ नंबर है। तो अगर आपने देखा होगा प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं, तभी तो इसको कोई खाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर जो है ऊपर जाते जाते घटते जा रहा है, यानी सबसे नीचे जो होता है उसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, और फिर ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। यानी कि नंबर हमेशा आप देखेंगे यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और जो टॉप कार्निवोर्स हैं इनकी दर दुनिया कैसे चल रही है, ये चल रही है सिर्फ 6 मिलियन जो ये प्लांट है ना, उनके कारण ही ये जो है ना वो जीवित रह पा रहे हैं। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास क्या हो गया, इसमें ना 2 चीजें आती है। एक बात ध्यान रखिएगा क्या क्या आती है। बायोमास में क्या है, वेट की बात की जा रही है, तो इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आती है। हमेशा ही जो हमारा पिरामिड होता है नीचे सबसे ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा सिचुएशन कहाँ आती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आती है। तो इसमें क्या होता है ना कि बायोमास, मास सबसे ज्यादा मास यहाँ पर प्रोड्यूसर का होता है, फिर नेक्स्ट 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 होते जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होता है ना, तो फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम होता है, जबकि जो उनको खाते हैं ना उनका वेट ज्यादा होता है। आप ही खुद सोचिए, शार्क बड़ी होती है जबकि वो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर होती है, फिर भी वो इतनी बड़ी है, इसका मतलब वेट ऊपर ज्यादा हो रहा है। और जबकि नीचे क्या आ रहा है, नीचे आता है छोटे छोटे जो जीव जंतु है, उनका वेट कम होगा, तो वेट
के हिसाब से यहाँ फ्लक्चुएशन आती है, इसलिए आपको इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, तो बस ये याद रखना है। नाउ एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट पिरामिड होगा, हमेशा 10% लॉ, 10,000 से अगर शुरू हुआ है तो 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जाएगा, यानी 1,000 ही जाएगा। अब 1,000 में का भी 10% यानी 100 ही जाएगा, 100 का भी 10% यानी 10 ही जूल जाने वाला है। और यहाँ पर सनलाइट ने कितने जूल दिए? 10 लाख जूल सनलाइट दिया, जबकि हमारे प्रोड्यूसर ने कितना ही कंज्यूम किया? 10,000 ही जूल कंज्यूम किया। तो ये क्या हो गया? एक आइडियल किस तरीके से एनर्जी फ्लो होते हैं, ये 10% लॉ को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज मेंशन करती है कि जब हम लोग ये एनर्जी कंटेंट हो गया, बायोमास हो गया, नंबर्स हो गया ना, इन सबको कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म का हर ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई जनरलाइजेशन यानी कि कुछ एवरेज निकाल के चीजें नहीं चलती है, जितनी है ना उतनी आपको लिखनी पड़ती है। ऑल्सो एक गिवन ऑर्गेनिज्म जो है ना मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। और यहाँ पर एक को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, वो एक फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी स्पीशीज को। और यहाँ पर एक गिवन स्पीशीज जो हो सकती है ना, वो मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल भी जा सकती है। यहाँ पर जो स्पैरो जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर स्पैरो प्राइमरी कंज्यूमर कब होगा? अगर सीड खाने लगेगा तो प्राइमरी कंज्यूमर बन जाता है, सीड हो गया, फ्रूट्स हो गया, पीस हो गया, ये सब खाएगा। और अगर सेकेंडरी कंज्यूमर कब बनेगा? जब वो इंसेक्ट या वॉर्म्स खाने लगेगा। यानी एक ही बर्ड है, स्पैरो ही है, लेकिन यहाँ 2 ट्रॉफिक लेवल्स लेके बैठ रखी है। तो ये होता है, कभी कभी 2-2 ट्रॉफिक लेवल्स भी होती है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। मोस्ट इकोसिस्टम में सारे पिरामिड्स अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, मैंने बताया था। बस एक कहां पर होता है उल्टा, वो होता है बायोमास वाले में, जो एक्वेटिक का होता है ना, वहां उल्टा इन्वर्टेड मिलता है। और यहाँ पर ऑल्सो एनर्जी जो सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है, यानी जो सबसे नीचे के साइड होता है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। नाउ देयर आर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जहां पर क्या होता है, अगर आप नंबर ऑफ इंसेक्ट काउंट करेंगे एक बड़े से पेड़ में, हम एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं, ये एक एक्सेप्शन का केस है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक बड़ा सा पेड़ देखते हैं, एक्सेप्शन देख रहे हैं हम लोग, जहां पर क्या देख रहे हैं, इंसेक्ट को कौन खाती है? बर्ड्स खाती है। यहाँ पर बड़ी बर्ड्स जो है वो छोटी चीजों को खा रही है, यानी कि नीचे वाला छोटा है, यानी कि ये जो इंसेक्ट है वो छोटी है और जो बर्ड्स है वो बड़ी है, यानी कि ये इन्वर्टेड का केस बनता है। तो 2 चीजें याद रखिएगा, एक एक्वेटिक के बायोमास में इन्वर्टेड बनता है और एक ये ट्री वाले जो बर्ड इंसेक्ट वाला होता है ना, उसमें बनता है। यहाँ बायोमास जो सी का भी होता है उसको भी जनरली क्या बोला गया है, मैंने इन्वर्टेड होता है, बिकॉज यहाँ फिशेस जो होती है बायोमास में वो ज्यादा होती है फाइटोप्लैंक्टन से। तो ये हो गया 2 आपको एक्सेप्शन याद रखना है ना। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है ये हमेशा ही अपराइट होती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, बिकॉज ये 10% लॉ को फॉलो करती है, हमेशा हर लेवल पे कम होते जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो का ध्यान रखिएगा। और हर लेवल पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, जो मैंने आपको वो डायग्राम में भी बताया था कि कैसे हर लेवल पे हीट तो निकलना जरूरी ही है। तो यहाँ क्या है, हमेशा ही याद रखिएगा, कभी भी आपको एनर्जी का उल्टा पिरामिड देखने को नहीं मिलेगा, बायोमास का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट की बात हो रही है। और यहाँ पर बार जो होता है ना एनर्जी का, ये बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है हर ट्रॉफिक लेवल पे, अगर साल भर में पर यूनिट एरिया या फिर कुछ गिवन समय में पर यूनिट बताता है कि ये जो आपको मैंने डिफरेंट ऐसे लेवल्स बताए ना, ये लेवल्स किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। लेकिन हाउएवर यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड के, जैसे कि ये सेम स्पीसीज जो बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स है उनका ध्यान नहीं रखती है। भाई एक ही स्पीशीज 2 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल, जैसे स्पैरो वाला मैंने बताया, उसका ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं ना, एक सिंपल फूड चेन को एज्यूम करके चलते हैं, यानी बस सिंपल इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला फूड वेब नहीं एज्यूम करते, यानी यहाँ पर फूड वेब की चीजें मेंशन ही नहीं है, यानी एक को किसी और भी तो कोई और भी तो खा सकता है, तो ये सब चीजें मेंशन नहीं है। मोर ओवर यहाँ पर सेप्रोफाइट्स जो सड़े गले को खाते हैं, उनका भी यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि ये एक वाइटल रोल इन इकोसिस्टम में प्ले करते हैं। तो ये हो गए कुछ लिमिटेशन, ये एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि क्यों यहाँ पर कुछ लिमिटेशन बताइए इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो सबसे पहले बहुत सारे स्पीशीज 2-2 लेवल्स लेके बैठे हैं, उनका ये कुछ नहीं कर सकता है, हमेशा हम लोग सिंपल फूड चेन लेके चलते हैं, फूड वेब के बारे में सोचते ही नहीं है। और यहाँ पर सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उनको कोई जगह भी नहीं दी गई है, जबकि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड योर इकोसिस्टम चैप्टर पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।